बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सली। नाज़िम, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतवार तक की डेडलाइन दे दी है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि मुल्क में मामलात को सुलझाने की जरूरत है। हुकूमत मामलात को सुलझाने में संजीदा नजर नहीं आ रही और अपोजिशन का रवैया भी मामलात को उलझाने वाला है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है हुकूमत को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतवार तक की डेडलाइन दे दी है। देखते हैं आने वाले दिनों में सियासत में ये जो अरेंजमेंट है ये इसके गिरने का कि गिर रहा है कि तो ये हम इस वक्त उस फेज़ में है जहाँ ये हर रोज़ जब हम बात करेंगे तो मज़ीद इसमें क्रैक्स हमको नज़र आएंगे। तलखियाँ, बयानात, इख्तलाफात जो असल इश्यूज़ हैं मुल्क के, उस तरफ ये अरेंजमेंट काम नहीं कर पा रहा। मतलब 1+2, अच्छा नहीं जी 2+4 को जोड़ देते हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ, 3+1 को जोड़ के देख लेते हैं, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। एक जैसे फार्मूला यहाँ पे चल रहा है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को मिला दिया। अननेचुरल, इससे बड़ा कोई गैर फितरी इत्तेहाद नहीं होगा। ये तो पहले भी था, ये तो 2018 में भी इसी किस्म का कोई इत्तेहाद बना हुआ था। तो और इससे अच्छी मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए खबर नहीं होगी कि उनको इस पूरे झंझाल से निकाल के जो है पीटीआई और पीपल्स पार्टी के मथे सारा सेटअप डाल दिया जाए। तो वो तो तलखियाँ और इलेक्शन, वो मतलब बहुत सारे फार्मूले घूम रहे हैं। मैं देखें सिक्योरिटी, मईशत, क्या सिक्योरिटी ठीक हो जाएगी? ऐसा कोई, क्या मईशत आपकी ठीक हो जाएगी? क्या आपके जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं वो, ये इस तरह के जो फार्मूले बहुत सारे गर्दिश कर रहे हैं और अच्छे जोमा बातें कर रहे हैं कि इस तरह के, लेकिन मैं समझने का कासिर हूँ कि जो बुनियादी मसाइल हैं ये लोगों के, अवाम के, वो इस तरह के फार्मूले बना के वो कैसे हल होंगे? ठीक है, अदालती इस्लाहतें, पुलिस की इस्लाहत का आपने करनी है, अगला इलेक्शन कैसे होना है, सोशल इंटरेस्ट फैल रहा है, ये आपके एफबीआर की इस्लाहतें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो वो मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता कि इस तरह के फार्मूले जो गर्दिश कर रहे हैं। इतना मुझे पता है कि ये तलखियाँ और झड़पें और आपस में जो बयानात हैं उसके नतीजे में मुल्क का नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। और ये बड़ा अहम वक्त है जिसमें हम ये बदकिस्मती से, एक वक्त होता है ना, ये वक्त है ही नहीं कि इस किस्म की यहाँ पे जो कुछ पिछले कई सालों से हो रहा है, ये तो लॉस्ट ईयर्स है। लॉस्ट ईयर्स भी नहीं, शायद लॉस्ट डिकेड्स कहते हैं, जो पाकिस्तान में दिहाइयाँ हो गई हैं, दिहाई से भी ज़्यादा अर्सा हो गया जो आपके कोई इस्तेकाम नहीं आ रहा। तो उस तरफ हमें सोचना चाहिए। अच्छा, 3-4 वाक़यात ऐसे हैं जो बराह रास्त, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि कहीं पर भी दुनिया में कोई वाक़या एक होता है तो उसका दूसरे वाक़े पे असर पड़ता है। और इस वक्त जो एक बहुत अहम मसला है, वो ज़ाहिर है कि उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैं तो बहुत अरसे से, साल से इसको डिस्कस करता रहा हूँ। तो मैं दोबारा इसके जो बातें पहले डिस्कस हो चुकी हैं उनको मैं 2014, 15, 16, 17, 18 में सीरिया जो डिस्कस किया है मैं उसकी डिटेल में दोबारा नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बार बताऊं कि जो शाम में इस वक्त हो रहा है उसके 2-3 बातें उसमें जहन में रखनी बड़ी ज़रूरी है। एक तो यह है कि जो शाम है वो सल्तनत उस्मानिया जब टूटी है पहली जंग अजीम के बाद, तो जो फ्रेंच मैंडेट था उसके पास चला गया शाम। और एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये पुरानी जो तहजीबें हैं या जो मैं इस वक्त वो अहादीस यहाँ पे आज मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा जिनमें शाम के हवाले से काफ़ी तफसीलन बात है, और या जो हालिया दिनों में कुछ वाक़यात ऐसे पेश आए हैं, मैं इस वक्त उनका जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको इसकी ये बता दूँ कि जो शाम है उसका जो बाइबल में ज़िक्र जो नाम है वो आराम के नाम से, ARAM, उसको आराम ही कह सकते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस में काफ़ी जगहों पे आया है। तो ये वो इलाका है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जहाँ पे विलादत हुई। मौजूदा दमिश्क के आसपास ही कोई इलाके हैं, और यहाँ पे जो है वो 6000 साल
पुरानी जो है हमें वहाँ पे तहजीब भी मिलती है और उसके निशानात भी मिलते हैं। शाम जो है वो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है, और हलब भी और दमिश्क भी, ये जो है ये दुनिया के कदीम तरीन आबाद शहर जो आज मौजूद हैं उनमें से ये दो शहर हैं। और अलीपो जो है ये तो इस लिहाज से इसकी एक बड़ी अहमियत यूँ रही कि ये जो पुरानी शाहराह रेशम थी उसका ये एक कोना था। यानी पुरानी शाहराह रेशम को अगर हम देखें, जो हमारी शायद फर्स्ट गालिबन स्लाइड है, तो वो जब चलती थी चाइना से तो वो जहाँ आके रुकती थी जिस जगह पे, तो वो जो है उसका एक कोना जो है वो ये इलाके थे, ठीक है, जहाँ पे इसको जंग हो रही है। और फिर जाते 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 यानी पुरानी शाहराह रेशम, ओल्ड सिल्क रोड जिसे, या ओरिजिनल सिल्क रोड जो भी, या एंशिएंट सिल्क रोड जो भी उसको कहा जाए। लेकिन फिर ये हुआ कि जब नहर सुएज बन गई ना तो इसकी अहमियत कम हो गई, इस शहर की अहमियत कम हो गई। वरना तो एक ही रास्ता था कि इसी के थ्रू, शाहराह रेशम के थ्रू तिजारत होती थी। तो जब ये इसका इफ्तिताह हुआ 1869 में ये सुएज कैनाल, तो उस वक्त जो है फिर ये इन शहरों की अहमियत कम हो गई। एक बात तो ये। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो सीरिया है वो 1945 में आज़ाद हो गया। पहले फ्रेंच मैंडेट था, फिर फ्रांस यहाँ से निकल गया। 46 में फ़ौज चली गई सीरिया से फ्रांस की, और उसके बाद जो है वो ये अगर हम इस मैप को देखें तो ये साई पीकॉट में ये हमको सीरिया जो है ये एक वो इलाके नज़र आ रहे हैं जो कि फ्रेंच कंट्रोल में है, ठीक है ना, ब्लू इलाके फ्रेंच के पास है। अच्छा, और इसमें एक बात और कि सीरिया जो है वो वहाँ पर 1947 में एक पार्टी बन गई। अच्छा, एक पार्टी बनी 1947 में, उसको हम यूँ कह सकते हैं कि वो सीरिया में भी बन गई और इराक में भी बन गई, और दोनों जगहों पे उनकी हुकूमतें रहीं और तवील अरसे तक रहीं। और उन दोनों पार्टियों का नाम था बाथ पार्टी। बाथ पार्टी जो है वो, ये सीरिया आज भी, शाम आज भी वन पार्टी रूल है, इसमें कोई दूसरी पार्टी नहीं है, सियासी जमात एक ही है, और वो है बाथ पार्टी। तो बाथ पार्टी ने दो मुल्कों में हुक्मरानी की। एक मुल्क शाम 1947 से ऑनवर्ड, बगावतें होती रहीं, बीच में सब कुछ होता रहा, लेकिन वो जो बगावतें होती थी वो भी बाथ पार्टी होती थी, जो तो मतलब सारा बाथ पार्टी चलती रही। और दूसरा सद्दाम हुसैन, इराक, इराक और शाम। अच्छा, तो एक तो ये बात कि बाथ पार्टी और सिंगल पार्टी, शाम में कोई दूसरी पार्टी नहीं है, सीरिया में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम बाथ पार्टी है। फिर उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, तो जब हम, अच्छा, जो बाथ पार्टी है उस बाथ पार्टी को लीड कर रहे हैं बशारुल असद, जिनके वालिद जो हैं वो खुद 1970 में फ़ौज में ही थे, लेकिन बगावत हो गई थी वहाँ पे, तो आपस में बाथ पार्टी के अंदर ही लड़ाई हुई थी। तो बाथ पार्टी की मिलिट्री कमेटी और ये, तो एक ने दूसरे को हटा के, और फिर ये इनके वालिद 1970-71 में आ गए थे, फिर 2000 तक वो रहे। हाफिजुल असद वो भी बाथ पार्टी के थे, और वो एलावाइट। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत तफसील से इसको बयान कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा इसका जिक्र इसलिए कर दूँ कि इनको असना अशरी या जो अहले तशी ज़्यादा दुनिया में है, वो इनको, जैसे हुतीस के साथ मसला था, इनके साथ भी मसला था। फिर इमाम मूसा सदर ने 1973 में एक फ़तवा दिया था, और उस फतवे के नतीजे में, अच्छा, उस फतवे को बहुत से लोग तस्लीम करते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि वो फतवा है ही नहीं, वो फतवा, उसकी ओरिजिनल कॉपी गायब है। तो वो फतवा भी एक मुतनाज़ है, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। लेकिन अगर लेबनान में जाएँ तो वहाँ पर एक तनाज़ हमेशा चलता रहता है कि ये अलावाइट्स हैं। मतलब अगर आप जैसे हिज़्बुल्लाह के लोगों से बात करें ना, तो हिज़्बुल्लाह के जो लोग हैं वो, क्योंकि वो ज़ाहिर है करीब रहे हैं बहुत ज़्यादा,
जो इमाम मूसा सदर के, तो वहाँ हिजबुल्लाह के लोगों से मैं जब भी मिला हूँ तो वो ये कहते हैं कि जी ये जो है ना ये तो अलावाइट्स हैं और ये तो दरमियान में मतलब वो इनको बहुत ज़्यादा कबूल नहीं करते, ठीक है। और फिर वो पॉलिटिकल रियल पॉलिटिक्स में आके फिर वो अलग होता है कि जी तस्लीम कर लिया और ये सारा हो गया मामला, लेकिन वो एक इख्तलाफ बहरहाल मौजूद है। तीसरी बात जो है वो ये है कि अलावाइद जो हैं ये 10वें इमाम के ऊपर इनके मसाइल खड़े हुए थे, और इब्न नसर जो हैं वो एक इनके आलिम थे जिन पे जाके इख्तलाफ पैदा हुआ। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन वहाँ पे हसना अशरी के साथ इख्तलाफ पैदा हुआ और ये अलग हो गए। ये तो 3-4 बातें हो गई। उसके बाद इशू ये है कि जो 1982 में एक, अच्छा अब ये बात पार्टी 2 मुल्कों में है। बात पार्टी माजी में 2 मुल्कों में रही, शाम में और इराक में। तो इराक में अहले तशी का कत्ल किया सद्दाम हुसैन जो कि बात पार्टी का था, और बात पार्टी के अगर उधर जो हाफिजुल असद थे वो अलावाइट अहले तशी, लेकिन यहाँ सद्दाम हुसैन कत्ल आम कर रहा था, जिसके नतीजे में उलमा चले गए और वो बहुत बड़ी तादाद में वो लिबनान में चला गया, कोई ईरान में आ गए कोई। तो एक बात पार्टी भी है, ये बात करते थे सोशलिज्म की और पैन अरबिज्म की। एक ज़माने में जमाल अब्दुल नासिर भी इस तरफ टिल्ट हो गए थे, जिसके बाद कुछ अरसे के लिए आपस में सीरिया और इजिप्ट मिले भी थे, लेकिन फिर अलग हो गए थे। लेकिन फिर जमाल अब्दुल नासिर इनसे वो जो इजिप्शियन नेशनलिज्म की तरफ ज़्यादा चले गए थे, पैन अरबिज्म को उन्होंने छोड़ दिया था। ये बात पार्टी पैन अरबिज्म की तरफ ही ये रही, लेकिन कोई अरबिज्म तो नहीं हुआ, इसमें नज़र नहीं आया हमें। एनीवे, अब हुआ ये कि जो यहाँ पर बात पार्टी थी उन्होंने किया अहले तशी का कत्लेआम, और जो सीरिया में चूंकि 1 पार्टी रूल ही था, तो वहाँ पर 1982 में 25,000 लोगों का, ये जो हमा शहर है, 25,000 लोगों का एक कत्लेआम हुआ, जिस पे तमाम दुनिया ने खामोशी इख्तियार की, और वो सारे सुन्नी थे और उनकी तादाद थी 25,000, 20,000 या 25,000। और अगर हम उस ज़माने का गार्डियन दिखा सकें, ये 31वीं स्लाइड, तो ये जो है वो ये रिबेलियन हमा शहर में 1982, और इसके ऊपर एक किताब भी शाये हुई है एशेज़ ऑफ हमा के नाम से। अच्छा, ये जो कत्लेआम हुआ, ये 20 से 25,000 अखवान मुस्लिमून का कत्ल हुआ। वहाँ पे एक जो सीरिया में अखवान की जो ब्रांच थी उसको उन्होंने कत्ल कर दिया। 31वीं स्लाइड अगर हम दिखा दें तो ये शायद शो कर दी हमने, 31, ये 1982। In a 3-week siege, Hama was razed and thousands died as Syrian security forces combed the rubble, killing surviving rebels। ठीक है, और गार्डियन ने इसको रिपोर्ट किया हुआ है, और ये जो है इसमें जो तादाद लिखी है, अगर हम इसको थोड़ा सा इस स्टोरी को आगे देखें तो इसमें तादाद जो है वो 20,000 लिखी है। 20,000 slaughtering an estimated 20,000 of his own people। अच्छा, अब ये ज़हन में रखें कि वहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और अक्सरियत जो है वो सुन्नी है। अगर हम उनकी डेमोग्राफी देखें तो डेमोग्राफी उनकी जो है, जो 7वीं स्लाइड है हमारी, कि उसमें सुन्नी तो अक्सरियत में है,
और उसके बाद फिर अहले तशीह हैं, यानी जो ब्लू कलर में है वो सुन्नी है, जो ऑरेंज हैं वो अहले तशीह हैं इस पाई चार्ट में, और फिर उसके बाद कुर्द हैं, और उसके बाद जो एक स्काई ब्लू है उसमें फिर ये बाकी तमाम। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि क्या अक्सरियती हुकूमत आ सकती है शाम में? नहीं, सुन्नी हुकूमत शाम में आ नहीं सकती। उसकी दो वजूहात हैं। बशारुल असद का तख्ता अगर उलट दिया जाता है तो वहां पर जो सुन्नी ग्रुप्स हैं, ये जो है ना हरकत तहरीर शाम और ये एहरार शाम और ये ग्रुप्स हैं, ये मुख्तलिफ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये सियासी जमातें नहीं हैं। तो अगर ये बात की जाती है ना कि बशारुल असद अपनी ऑपोजिशन जमातों से बात करे, तो बशारुल असद इंतहाई कमज़ोर होने के बावजूद ये जानता है, उसको ये अच्छी तरह इल्म है बशारुल असद को कि अरब पड़ोसी ममालिक यहां पर एक सुन्नी रियासत कायम नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह है कि अगर वो सुन्नी रियासत अगर बनेगी तो या तो इन ग्रुप्स की सूरत में बनेगी। वैसे सुन्नी अरब ममालिक आपस में उनके जो भी प्यार मोहब्बत है उससे अलग जो मुसलमान ममालिक हैं वो अलग इतना। अच्छा, आपको पता है सबसे बड़ा मुल्क, एक बहुत बड़ा मुल्क है ये सीरिया का। अगर आप मैप देखें तो सीरिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, छोटी सी कोई रियासत नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है। इसका जो रकबा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके एक तरफ टर्की है, एक तरफ इसके जो है वो जॉर्डन है, इसराइल है। आप इसका मैप देखें, बड़ा मैप है इसका, ईरान के साथ इसका बॉर्डर मिल रहा है, ये इराक है इसके। अब सवाल यह है सारा कि क्या यहां पर एक मेजॉरिटी सुन्नी हुकूमत आ सकती है? तो फिर पार्टी कौन सी होगी? मतलब माइनस बशारुल असद कौन होगा? इलेक्शन होगा कोई, वहां पे कोई ये जो हरकत तहरीर शाम आ जाएगी वहां पे, क्या होगा? बशारुल असद तो यहां आके डेड एंड है। और मैंने आपसे बताया कि इससे पहले जो कुव्वत वहां पर उभरी थी, वाहिद कुव्वत सुन्नी अदर देन दीज मिलिटेंट ग्रुप्स, तो अखवान थी। आप किसी अरब मुल्क में चले जाएं, उनसे पूछें कि आपको बशारुल असद चाहिए या आपको अखवान की गवर्नमेंट चाहिए, वो कहेंगे कि हमें 1000 व 1 लाख दफ़ा जो है बशारुल असद चाहिए, हमें अखवान नहीं चाहिए। और मैसेकर अखवान का हुआ था। ये हो गया चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट कि बशारुल असद सर्वाइव कैसे कर रहे हैं और हाफिजुल असद सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे और पहलू हैं, ठीक है। फिर ईरान कितना पसंद करता है, ये भी एक सवाल है, और कहां तक जाएगा। एक तो तासुर है ना कि ईरान कमज़ोर हो गया, और ईरान ने जाहिर है बशारुल असद 2014 में जब ये अरब स्प्रिंग जो फितना था, बहुत बड़ा फितना था, ये आलमी कुव्वतों की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज थी जो कि इस्लाम का लिबादा उड़ के सामने आए थे और गले काट रहे थे दूसरे का। एक फितना था बहुत बड़ा। अब ये जो जब ये हुआ बशारुल असद की हुकूमत गिराने की, और ये बढ़ गया सारा मामला, और पहले भी हर एक ट्यूनिस से शुरू हुआ, इजिप्ट में आया, इधर आया, तो यहाँ पर जो है वो बशारुल असद को हटाने के बाद जो है वो ये हो रहा था कि अब रिप्लेस कैसे करें। तो 2 मुतबादिल हुकूमतें बन गई, 2 मुतबादिल हुकूमतें बन गई उस वक्त के बशारुल असद के बाद भी। बशारुल असद के बाद भी तो किसी को लाना है। अच्छा, ये जो 4th स्लाइड अगर हम दिखा सकें ना, तो उस वक्त ये कुछ बड़ा पेचीदा सा चार्ट है, लेकिन ये है कि तुर्की, अमेरिका, रशिया इधर सीरियन गवर्नमेंट के साथ आ गया, ये नुसरा फ्रंट एक बन गया, एक अदर ग्रुप्स दूसरे ग्रुप बन गए, जीसीसी एक तरफ था वो एक सपोर्ट कर रहा था, एक जमात जीसीसी जिस जमात को सपोर्ट कर रहा था, ये ध्यान में रखें, वो वो एक जमात को सपोर्ट कर रहे थे, और ये जो है ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को ये सपोर्ट, मतलब तुर्की और जीसीसी एक पेज पे नहीं थे सीरिया में, ये ध्यान में रखें, ठीक है। एक फ्री सीरियन आर्मी थी, एक सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, 2 अलग अलग, और दरमियान में कि कुर्द भी लगे हुए थे कि हमें आज़ाद मुल्क मिल जाएगा, और दरमियान में बीच में से
पटाखा चला और दाइश निकल के आ गई। और ये सीरियन गवर्नमेंट थी, तो ये एक है जो पेचीदा सा नक्शा है। बहरहाल जब ये कभी ख़त्म नहीं हुआ, कभी शाम की खाना जंगी ख़त्म नहीं हुई। शाम के अंदर जो खाना जंगी है वो इस तरह से ख़त्म हुई कि अगर ये हम इसको देख लें, यानी ये थोड़ा सा बढ़ गया होगा इलाका, थोड़ा सा इलाका जो है वो बढ़ गया होगा, लेकिन ये है कि शाम में हमेशा ऐसे ही रहा कि एक इलाके में जो है वो कुर्द फोर्सेस अपनी जगह मौजूद रहीं। हम तीसरा या छठा नक्शा जो भी दिखा लें, ये तो अभी के हैं, लेकिन पहले भी ये थोड़ा सा ऐसे ही रहा कि एक जगह पे कुर्द रहे जो कि तुर्की के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे, एक जगह पे जो है वो सीरियन नेशनल आर्मी और हयात तहरीर शाम और ये सारे ग्रुप्स रहे, एक तरफ जो है वो दाइश भी मौजूद है। ये इसमें जो आपको नेवी ब्लू नज़र आ रहा है ना, स्काई ब्लू छोटे छोटे स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको जो बीच में आपको सीरिया में नज़र आ रहा है ना, छोटे छोटे स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे दाइश मौजूद है अभी भी। अच्छा, यहाँ पर अगर इसको रोकें तो जिस जगह पर इस वक्त सबसे ज़्यादा, अगर हम सिक्स स्लाइड यहाँ पे दिखाएं, सिक्स को दिखाएं और एक जगह हम रोक दें, तो यहाँ पर हमें नज़र आएगा कि जो इलाके कोस्टल साइड पे हैं वहाँ पर इस वक्त जो है वो बागियों ने ज़्यादा कब्जा किया हुआ है। यानी कोस्टल साइड से मुराद ये कि जो लेबनान के पास है, ये हम्मा, एलिपो, ये इदलिब, हलब, यानी वो इलाके जो येलो हैं, जो येलो है, यानी जो कुर्द, यानी जहाँ पर कुर्द ज़्यादा मौजूद हैं वो नहीं है। ये साइड के ऊपर आप समझें कि ये वो इलाके हैं जो कोस्टल साइड है या जो मेडिटेरियन के करीब है या जहाँ रशियन नेवल बेसिस हैं, जो पहले भी मैंने बात की थी, ये वो इलाके हैं। अच्छा, ईरान कितना जाएगा आगे बशार अल असद को बचाने? घेर लिया है, डेमास्कस को इस वक्त घेरा हुआ है, और डेमास्कस को घेरा हुआ है ये और दोहा में मुज़ाकरात चल रहे हैं। दोहा में इस वक्त रशियन फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और सीरियन फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, और कतर एक रोल प्ले कर रहा है मीडिएट करने का। पहला सिनेरियो कि बशार अल असद की हुकूमत गिर जाए। बशार अल असद की हुकूमत गिर जाए तो क्या वहाँ पे हरकत तहरीर शाम आ जाएगी? और हरकत तहरीर शाम जो है वो तो उससे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया टर्की ने थोड़ी देर पहले। टर्की ने थोड़ी देर पहले टर्किश मीडिया ने अपने आप को इससे डिस्टेंस करते हुए, ये 28वीं स्लाइड में अगर दिखाऊं तो उन्होंने कहा है कि यूएस बैक्ड सीरियन फ्री आर्मी टेक्स कंट्रोल ऑफ होम्स। यूएस बैक्ड, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, हम नहीं कर रहे। ये उनके मीडिया ने क्लैरिटी के साथ, इससे पहले ये था कि कल जो बयान आया था वो ये कि फोर्सेज आगे बढ़ रही हैं और प्रेसिडेंट अर्दोगन ने कहा, आज उन्होंने अपना को डिस्टेंस रखा, ये जो है ये यूएस बैक्ड सीरियन फ्री आर्मी है। अच्छा, अब सवाल यह है कि पहला सिनेरियो कि बशारुल असद ईरान कहाँ तक जाएगा? ईरान की तरफ से परसों बात आई थी कि अपनी फ़ौज अंदर भेजेंगे, मिलिट्री अपनी वो भेजेंगे, मज़ीद लोग भेजेंगे, उन्होंने नहीं भेजा। ईरान ने बशारुल असद के लिए अपनी फ़ौज या मिलिट्री एडवाइज़र्स नहीं भेजे। हिज़्बुल्लाह कितनी मदद करेंगे? हिज़्बुल्लाह के लोग, एक तो हिज़्बुल्लाह को ख़ुद बहुत बड़े मसाइल हैं, वहाँ पे बहुत शहादतें उनके कायदीन की हुई हैं लेबनान में, तो वो लेबनान से तो इस वक्त मदद करने से रहे। लेकिन उससे हट के भी हिज़्बुल्लाह के अंदर जब भी हालिया दिनों में बात हुई है तो वो बशारुल असद तक कभी भी खुश नहीं थे। और बशारुल असद के बारे में उनका ये कहना था कि बड़ी अजीब उनसे बात होती रही। जब भी मैं ये उनसे, बहुत ज़ाहिर है कि इस रीजन को काफ़ी देखा है, वो ये कहते थे कि आपने एक अजीब बात नोट की है कभी? दस्तूर कह के मुखातिब करके वो हिज़्बुल्लाह के जो रहनुमा है वो कहते थे कि कभी आपने एक बात नोट की है? मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा आपको इस वक्त सऊदी अरब आगे नज़र आ रहा है, आपको कतर आगे नज़र आ रहा है, इवन आपको इजिप्ट आगे नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा आपको पाकिस्तान आगे नज़र आ रहा है। पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ,
का ईरान आगे नज़र आ रहा है, ये फ़लस्तीनियों के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं। आपको यूएई आगे नज़र आ रहा है जो इमदाद कर रहा है, आपको यूरोप नज़र आ रहा है, आपको अमेरिका के अंदर मुजाहरे, आपको इस पूरी पिक्चर में जो गज़ा में मजालिम हो रहे हैं और जो कुछ लेबनान में हो रहा है और जो कुछ मगरिब के किनारे में, आपको कि बशारुल असद नज़र आए या उनके कोई वज़ीर ख़ारजा या उनके कोई दौरा या बशारुल असद कहीं गए हों या बशारुल असद किसी उन्होंने कोई हंगामी इजलास बुलाया हो, बल्कि बशारुल असद के ऊपर इसराइल अटैक करता रहा है और जवाब उनका देते रहे हैं हिजबुल्लाह वाले, और उनकी फ़ौज ने तो जवाब ही नहीं दिया, बशारुल असद की फ़ौज ने तो जवाब ही नहीं दिया। उनके ऊपर जब इसराइल अटैक करता तो हिजबुल्लाह जवाब देती थी। तो उनका ये कहना था कि ये वो कभी भी हिजबुल्लाह और ईरान जो है, बस एक होता है ना कि वक्त गुजारो, क्योंकि वो कॉरिडोर है आगे तक रास्ते गुजर के, जो होर्मुज़ का रास्ता, ये M5 जो मोटरवे है बड़ी, अगर आप डेमास्कस से जाएं तो दोनों सूरतों में आपको जो है वो एक तो ये है कि मेन हाईवे से चले जाएं, एक ये है कि फिर वो साथ डाइवर्ट हों और पहाड़ियों से गुजरते हुए, वो जैसे एक है ना ये मरी जाना हो तो सीधा एक मोटरवे है, और एक वो आप पुराने रास्ते से जाएं, या इस्लामाबाद से लाहौर जाना हो तो GT रोड है और एक वो मोटरवे है। तो इसी तरह से अगर आपने डेमास्कस से बैरूत पहुंचना हो तो एक तो वो मोटरवे है, वो मोटरवे या बड़ी रोड है, वो तो बॉम्बिंग होती रहती है हर वक्त, उस पर हर वक्त वो उस पर कौन सी गाड़ी आ रही है जा रही है, वो इसराइल बिल्कुल। बाकी जो रास्ते हैं वो पहाड़ियों से गुजरते हुए हैं कि आप लेबनान की और सीरिया की पहाड़ियों में एंटर हो जाएं और घुसते जाते जाते घूमते घामते घामते बैरूत में निकल जाएं जाके, GT रोड में बिल्कुल मरी और इस्लामाबाद और इस तरह का जैसे होता है ना मोटरवे, साइडों से निकल जाएं। तो ज़्यादातर हिजबुल्लाह के लोग उन रोडों से ट्रैवल करते थे। अच्छा, अब इशू इन दिनों में तो एक वक्ती तौर पे सवाल ये है कि क्या, अच्छा तुर्की कहाँ तक आगे जाएगा, क्योंकि तुर्की एक बफर जोन ज़रूर जाएगा कि वहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा शाम के इतने लोग टर्की में मौजूद हैं जो पनागुज़ीन, एक तो PKK का इशू है ना, कुर्दों से उनसे हट के जो शाम के पनागुज़ीन वहाँ पे गए हैं, तो टर्की के अंदर जो लोग हालिया दिनों में जाते रहे हैं वहाँ पे राइट्स हुए हैं पिछले दिनों में, और ये मुआहदा हुआ था बशारुल असद से, तैयब उर्दगन जो बार बार कहते हैं ना आस्ताना के अंदर, वो ये हुआ था कि बशारुल असद अपने लोगों को वापस ले लेंगे, खाना जंगी ख़त्म हो गई है ना ये, अब तो अपने लोगों को वापस लेंगे। वो बशारुल असद ने वो भी नहीं लिया। अच्छा, अब वो PKK तो एक इशू, PKK दूसरे को किनारे पे है, वो जो है ना ये हो रहा है सारा मामला, ये हो रहा है इस इलाके में जहाँ पर वो कहते हैं कि आप ये कुर्दों को छोड़ दें, आप जो सुन्नी यहाँ से पनागुज़ीन थे इनको तो वापस लें, और नहीं ले सकते तो बीच में बफर जोन बना दें और वहाँ पे इनको आबाद कर दें, कुछ करें, मगर ये कम से कम टर्की डिस्टेबलाइज ना हो। ईरान जो है वो एक हद तक अब जाएगा, और टर्की इनके बशारुल असद के आधे लोगों ने, आपने कहीं सुना कि बशारुल असद की फ़ौज लड़ रही है? बशारुल असद की जो फ़ौज है वो किसी जगह लड़ रही है, कहीं कोई मार कुटाई हो रही है, कहीं गोलियां चल रही हैं। उन्होंने सबसे पहले हथियार डाल के कहा कि भाईजान ये शहर की चाबी आप पकड़ें, हमें ज़रा एयरपोर्ट तक जाने दें, उसमें बैठ के हम फलाना खलीजी रियासत जाना चाहते हैं। उनके सारे कमांडर इस खलीजी रियासतों में पहुंच चुके हैं, शहरों की कुंजियां हवाले करके। अब मुझे बताएं इस सूरत हाल में ईरान क्या करेगा, टर्की क्या करेगा? और ये भी एक इशू बना हुआ है कि बशारुल असद को हटा दिया तो किसको लाएंगे, क्योंकि एक पार्टी से, वन पार्टी से रूल है, पार्टी तो दूसरी कोई भी नहीं है। ये जो तहरीर, ये जो हरकत तहरीर शाम है, इसकी लड़ाई हुई थी दाइश के साथ। ये ज़हन में रखें कि दाइश जो है वो शाम में आ गई थी, जो मैंने कल भी बात की, लेकिन वो बनी जो है वो इराक में थी, इसीलिए उसका नाम ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS। और इसीलिए उसका जो यानी अगर आप अबू मुसाब जरकावी से शुरू करें या अबू बकर बगदादी तक आ जाएं, तो बगदाद तो शाम में नहीं है ना, इराक में है। लेकिन ये हुआ कि वो इराक से फैल के वो जो फितना था वो पहुंच गया शाम तक, और वो अब वो उन फैक्शंस को, ये जो स्टेबल मुल्क हैं सारे अरब मुल्क सारे स्टेबल हैं इस वक्त, और ये बहुत तरीके के साथ तरक्की भी कर रहे हैं,
ये चाहेंगे कि इस वक्त बशार अल असद की जगह कोई और ऐसी वहाँ पे तंजीम आके बैठ जाए जो टर्की के लिए भी इशू हो। अच्छा, जिसका पता ही किसी को कुछ ना हो कि उसमें कौन सा आदमी कहाँ घुसा हुआ है। कोई कह रहा है टर्की के लोग, कोई कह रहा है अरब है, कोई कह रहा है सुन्नी है, कोई कह रहा है ये है, कोई कह रहा है अलकायदा के साथ है, और फिर खाना जंगी। क्योंकि यहाँ पर इनकी बहुत खूनी लड़ाई हुई है दाइश के साथ इनकी हरकत व तहरीर शाम की, और इसमें चूँकि नसरा फ्रंट है तो अभी भी ये लोग जो हैं, ये जो आगे लेके जा रहे हैं मुख्तलिफ सिम्बल्स वगैरह, पीछे प्रॉक्सी जिसके भी हों, लेकिन जो आगे लेके जा रहे हैं तो उसमें वो ऐमन ज़वारी और उसामा बिन लादेन की बहुत सारी तस्वीरें। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस कर लेते हैं। वाले जनूबी कोरिया के सदर बच गए, मुआवजा नहीं हो सका, इम्पीच नहीं हो सके वो। अब वक्फा नहीं, उसके बाद बात करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज जिस तरह कहा है कि हुकूमत मामलात को सुलझाने में संजीदा नज़र नहीं आ रही और अपोजिशन का जो रवैया है वो भी मामलात को उलझाने वाला है। बयानात आ रहे हैं सामने जी। इस वक्त तो ज़रूरत ये है कि कोई स्टेबिलिटी की बात तरफ जाए मामला, और ये तो बस अब देखें अब क्या होता है। मैं इसमें मज़ीद क्या फर्दर बात करूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये अगर हम मैप देखें ना, जो लेटेस्ट मैप है, नया मैप अगर हम देखें सीरिया का, तो ये जो आपको नेवी ब्लू या जो ब्लू नज़र आ रहा है ना आपको, ये है जहाँ पे हंगामा हो रहा है सारा। ठीक है, ये हो रहा है यानी कहाँ पे, जहाँ लेबनान है और जहाँ पे ये सारे वो शहर हैं। ठीक है, लताकिया और हमस और हम्मा और ये और अलब और ये सारे। अच्छा, इस शाम के नॉर्थ में टर्की है, ये ज़हन में रखें कि शुमाल में टर्की है। ठीक है, तो ये टर्की के साथ का ये। अच्छा, जो कुर्द, वो जो ब्लू कुर्द आ रहे थे वो पीछे हट गए, जो मैंने कल भी बात की ना, कुर्द दौड़ गए। कुर्दों ने थोड़ी सी अपनी वो की थी, ये कहीं से आए नहीं है। ये जो मैंने बात की थी ना, ये फ्रोजन, ये फ्रीज हुई खाना जंगी थी। ये सब अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए थे। सीरिया ऑलरेडी बहुत से ग्रुप्स के दरमियान, भाई वहाँ खाना जंगी ख़त्म हुई है तो कोई माहिदा थोड़ी हुआ है कि ये तुम्हारा इलाका है तो कोई पीस एग्रीमेंट थोड़ी साइन हुए। ये ग्रुप्स अपनी अपनी जगह आके बैठ गए थे। ये अचानक ग्रुप उठे और इन्होंने वो जो एक होता है ना कि अपनी जगह से जिस जगह वो बैठ गए थे, फ्रीज हुए थे सीरिया में, उन्होंने वहाँ से उठ के वो आगे बढ़े और आगे बढ़ के उन्होंने बहुत बड़े इलाकों में कब्जा करना शुरू कर दिया। सवाल वही है अपनी जगह कि अगर बशार अल असद नहीं तो कौन, क्योंकि इसराइल को बहुत बुरे लगते हैं बशार अल असद, इतने बुरे भी नहीं लगते, खास को मसला नहीं किया इसराइल के लिए। ठीक है, हिजबुल्लाह के साथ में इतने भी साथ नहीं है कि वो कभी इन दिनों में आपको शाम बहुत एक्टिव नज़र आया जितना सऊदी अरब नज़र आया, या इवन पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सारे मुल्क बशार अल असद बस हैं। ठीक है, और उनको पता है एक ही पार्टी है, दूसरी पार्टी आएगी तो कौन सी आएगी। सुन्नी पार्टी बनाना इस वक्त एक बड़ा रौला है, बहुत बड़ा रौला है कि कोई पार्टी नई तश्कील दी जाए जो अक्सरियती हो, सुन्नी हो, और वो जो है वो मतलब इतनी बड़ी मेजॉरिटी की सुन्नी पार्टी हो, उसका सदर हो, उसका आइन बने। इन हालात में तो बशार अल असद देखते हैं कि अभी मतलब है कि टिल फर्दर ऑर्डर्स दुनिया जो है उनको अपनी, उनको भी पता है कि मुझे हटा के किसको लाएंगे, हटा दें, किसको लाएंगे वो। ठीक है, तो जुलानी को लाएंगे या उसको किसी और को लाएंगे, जो तो है ही बंदा ही कोई नहीं है सामने। इसका भी अभी पता चला है लोगों का नाम, इसका बंदा ही कोई नहीं है सीरिया में। तो ये एक टर्मोइल खड़ा है। अच्छा, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना टर्की के और ये कतर के, इसमें मेरी कुछ लोगों से बात हुई और मेरा अपना गुमान भी है कि एक मामला ज़रूर डिस्कस होगा, और बहुत सारे मामला डिस्कस होंगे, लेकिन एक मामला और डिस्कस होगा जो कि अभी तक हल नहीं हुआ ईरान और तुर्की के दरमियान, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। और वो जो मामला है वो है जो ज़ेंजिगोर कॉरिडोर का है। ये जो भी 5वीं स्लाइड हम दिखाते हैं वो अपनी जगह, क्योंकि आज़रबाईजान जीत चुका है जंग, और उसका जो बीच में नगोर्नो काराबाग वो जो पूरा पैसे, वो इशू अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। उस इशू को मेरा ख्याल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी गुफ्तगू में रिजॉल्व हो जाएगा। ईरान अपनी फ़ौज में बहुत ज़्यादा भेजेगा नहीं, रशिया बहुत ज़्यादा
बशार अल असद को बचाने की कोशिश नहीं करेगा, ये इसको वीक वीक करके टुंडा मुंडा करके बिठा देंगे सब अपनी जगह। बशार अल असद को भी अपने आवाम को कायल करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि भाई आपका कोई मुतबादिल अगर नहीं है और अगर हटा दिया तो हट गए तो हट गए, अभी तो घेरा हुआ है, अभी तो घेरा हुआ है, इसका मतलब प्रेशर बरकरार है। लेकिन अगर मेरा सवाल ये कि बशार अल असद गिर गए अगर, तो कौन होगा फिर? एक नया क्राइसिस होगा, वो 24-48 घंटे में क्लियर हो जाएगा कि अगर कब्जा होता है तो फिर क्या सिनेरियो बनता है सीरिया का, और क्या सीरिया एक एंटिटी के तौर पे रहेगी या ये 4-5 जो मलेशियाज ने ऑलरेडी बांटा हुआ है सीरिया, वो उसी सूरत में रहेगी? खासतौर पे बशर अल असद की फौज लड़ नहीं रही, फौज लड़ ही नहीं रही, वो खलीजी रियासत में आ गए हैं ना वो जहाज़ों में बैठ के। तो खलीजी रियासतें जो बज़ाहिर आपको बशर अल असद के खिलाफ नजर आ रही हैं, वो उनकी फौज में ही बैठी हुई है, बशर अल असद की फौज में ही बैठी हुई है कि यार अभी इनके नाते लगना भी आ जाओ हमारे पास, ज़रा देखते हैं मज़ाकरात आगे कैसे चलते हैं। दोहा फोरम के अंदर अमीर जो वज़ीर आज़म कतर हैं, उन्होंने आज ऐलान कर दिया बाकायदा, दोहा फोरम हो रहा है ना जहाँ सारे जमा, उन्होंने ऐलान किया है, बाकायदा ऐलान किया है कि मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं गज़ा के ऊपर, और वही बात कि 20 जनवरी से पहले पहले हमने इसको ख़त्म करना है। और ट्रंप इंतज़ामिया कर रही है, अब बाइडन आउट ट्रंप इन, ये ट्रंप के कहने पे हो रहा है सारा। और ट्रंप ने एक और बड़ी, एक तो उन्होंने बात की ना हमास के बारे में कि जहन्नुम के दरवाजे, और सख्त बयान दिया। उन्होंने साथ ही कतर से कहा है कि हमास के लोगों को क्या बाइडन ने ये कहा था कि छोड़ के चले जाओ कतर, और अगर कहा था तो सारी हमास की लीडरशिप को वापस कतर बुला लो और उनको इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनाओ। बात को बताना नहीं किसी को, खामोशी से बता रहा हूं कि मैं हमास को चाहता हूं कि वो भी बाकायदा हमास की लीडरशिप भी आए इसमें बैठे आके, उनके बगैर मसला कैसे हल होगा? पब्लिक में जो भी कह रहा हूं, ये तो कतर ने उनको कहा है कि हमास की लीडरशिप तो सारी उनको वापस बुला ली। अब इसराइल में हंगामा खड़ा हो गया कि ये क्या है, ये क्या, हम ट्रंप किसके साथ है? ट्रंप तो हमास को डायरेक्ट मैसेज भेज रहा है, हमास से रब्ता कर रहा है कतर के थ्रू, हमास को वापस बुला रहा है कतर में हमास पहले भी थे लेकिन कुछ लोग शायद चले गए थे टर्की, तो अब बाकायदा उसने कहा है ट्रंप ने कि जी यहाँ पे आके वो शोर मचा होगा इसराइल में। अच्छा, तो मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, और ये भी कतर में हो रहे हैं, सीरिया में नहीं हो रहे, ये कतर में हो रहे हैं। सीरिया इसका हिस्सा है, सॉरी इजिप्ट इसका हिस्सा है, इजिप्ट में नहीं हो रहे, कायरो में नहीं हो रहे, ये हो रहे हैं कतर में। अच्छा, वहाँ पर क्या हुआ है? जनूबी कोरिया का सदर जो है वो नाकाम माशाल्लाह लगा के बच गया। उसकी वजह ये कि उसने 1 मिनट तकरीर की और माफ़ी मांगी, सर झुका के कौम से माफ़ी मांगी। जनूबी कोरिया में एक बड़ा अच्छा मुल्क है, बस एक गुफअप हो गया, और पॉपुलर सदर नहीं है, उनको भी देखना चाहिए अपने लोग। 1 मिनट तक उन्होंने सर झुका के माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा मैं दोबारा माशाल्लाह नहीं लगाऊंगा। उसके बाद ये हुआ कि 192 वोट थे, 300 का ईवान है, बड़ा सिंपल सा था ना, 2 थे अक्सर ही चाहिए, 192 वोट हैं तो 8 वोट चाहिए थे अपोजिशन को, हुकूमती पार्टी के। हुकूमती पार्टी ने कल 2-4 दिनों से उनको डिसोन किया हुआ था। जब उन्होंने सर झुका के माफ़ी मांगी तो जो हुकूमती अरकान थे वो उन्होंने हमायत का ऐलान कर दिया अपने सदर की, और वो 8 वोट जो हैं, अब हज़ारों लोग पार्लियामेंट के बाहर जमा हैं, 8 वोटों की ज़रूरत है। अपोजिशन को यकीन था कि ये 8 वोट, मतलब इतने भी, ये क्या है, मतलब अपने सदर के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, उस दिन आके करारदाद मंजूर की है, तो ये जब वोट का टाइम आएगा इम्पीचमेंट का तो हमारे साथ खड़े होंगे। वो अपने सदर के साथ मिल गए और इम्पीचमेंट नाकाम हो गई। लेकिन ये इस वक्त जो ये स्टेबल नहीं हुआ कोरिया, जो गालिबन जो हुकूमती जमात है उससे उनके सदर ने कहा है, क्योंकि पुरानी जो यादें हैं वो बड़ी तल्ख हैं। जब मार्शल लगा उसके बाद वो क्या हुआ, सज़ाए मौत 1995 में सुनाई गई, 97 में ख़त्म हुई, एक बड़ी तल्ख यादें हैं, जिसके बाद वहाँ जमहूरियत आई है। तो वो दोबारा वो मनाजिर शायद कोरिया के लोग भी नहीं देखना चाहते। वो जमा तो थे बहुत बड़ी तादाद में, और वो लोग इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं बुनियादी तौर पर कि अलग हो जाओ इक़्तिदार से। ये नहीं कह रहे कि इसको फांसी लगाओ, ये करो वो करो, नहीं, गैर मकबूल हैं, जो भी हुआ है वहाँ पे इंटरनल इशूज़ है। तो गालिबन बात ये हुई है कि हुकूमती पार्टी भी और सबकी तरफ से कहा गया है कि वो जो है ये इस्तीफ़ा दे देंगे ख़ुद कुछ दिनों में। लेकिन अपोजिशन जो है वो अभी भी कह रही है कि हम दोबारा मुआवजा करेंगे, यानी वो उन्होंने प्रेशर रखा हुआ है कि सदर खुद इस्तीफ़ा दे दें और वज़ीर, देखें वज़ीर आज़म सदर बन जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो आज होना था ना इम्पीचमेंट, वो रुकी है गालिबन इस मामले पे। अब ये मामला आगे चलता है, किस तरह क्या रंग रूप लेता है। ट्रंप अपने पहले गैर मुल्की दौरे पे, पहले इलेक्शंस जीतने के बाद पेरिस में,
और मैक्रों के साथ आज वो नोटर डेम जो कैथेड्रल है उसकी जो 2019 में आग लगी थी उस के बाद उसकी दोबारा और इतनी पोलराइजेशन फ्रांस में है, लेकिन जब ये उनका एक मुक़द्दस मजहबी इमारत का दोबारा आज इफ्तिताह होने जा रहा है तो पूरा फ्रांस पूरा यूरोप इकट्ठा है और ट्रंप वहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन एक और साहब पहुँच गए। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को या किसी को, ख़ासतौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक आदमी बैठने नहीं दे रहा सुकून से, वो हर जगह पहुँच जाता है जहाँ कोई मसला होता है, जहाँ इंजॉय। ट्रंप पहुँचा हुआ है, पेरिस की लाइट्स, ये वो खूबसूरत, एक आदमी पहुँच गया मिलने, उसका नाम है ज़ेलेंस्की। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। तो वो बहरहाल अब देखें मुलाकात होती है नहीं होती, लेकिन यह है कि ट्रंप का और मैक्रों इसमें आगे ले गए, लीड ले गए कि वो पहला स्टेट डिनर जब पहला दौर था ना ट्रंप का, तो उन्होंने मैक्रों के लिए किया था और बहुत दफ़ा ट्रंप बाद में कशीदगी हुई थी। अब देखते हैं कि यूरोप के बारे में ट्रंप इस दौरे में, जो पहला दौरा उनका हो रहा है मुंतखब होने के बाद लेकिन ऑफिस संभालने से पहले, तो वो यूरोप में क्या बात करते हैं। और उधर कोरिया का जब भी जिक्र आता था तो उनके जहन में आता था वो शुमाली कोरिया, तो शुमाली कोरिया की फ़ौजें पहुंच गई हैं वहाँ पे, और शुमाली कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर दिए। और शुमाली कोरिया पहली दफ़ा जो है वो जनूबी कोरिया दौरा पड़ गया। कोरियन पेनिनसुला से कभी कोई बुरी खबर नहीं आती थी जनूबी कोरिया से। शुमाली कोरिया सुकून से बैठा है और जनूबी कोरिया में रौला पड़ा हुआ है। देखें क्या होता है, और उम्मीद है कि ये जो मामला है, अभी देखें इसमें कत्ल गारत नहीं हुई। सीरिया में इतना कुछ हुआ है, कहीं आप नहीं देखा होगा फ़ौजें मार रही हैं एक दूसरे को, सरेंडर होता जा रहा है, कब्जा होता जा रहा है। तो ये देखें कहाँ पे जाकर रुकता है। और अगर बशर अल-असद जाते हैं तो उनकी जगह कौन आता है, और अगर रुक जाते हैं तो फिर किन कंडीशंस के नतीजे में रुकते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। हाफिज़।